तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में दो समस्याएं हुई। समस्या नंबर एक ये हुई कि अपन ने ये y की वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाल ली, है ना। ध्यान नहीं आया मुझे, क्योंकि क्वेश्चन ये था तो y की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी चाहिए थी। ठीक है बच्चे लोग, और उसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे हम सॉल्व तो प्रोसेस हमारा पूरा सही है, प्रक्रिया सही है, लेकिन चूँकि y के स्थान पे हमने y की वैल्यू जो है अलग रख दी, उस वजह से आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मैं उसको सही करते हुए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। तो अभी तक अपन आता है वक्र OABO का क्षेत्रफल जो है ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पे आपको y की एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है, तो इतने को प्यारे बच्चों मैं अभी कट कर रहा हूँ और इसके आगे से मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो y की अपन एग्जैक्ट वैल्यू, राइट वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं कहीं पास। तो हम बोलेंगे क्वेश्चन क्या था बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन था x² + 16 + y² = 1। ये क्वेश्चन था ना बच्चों, x² 16 + y² 1। तो यहाँ से हमें y चाहिए, तो y को रोक लिया, तो 1 माइनस हो जाएगा x² / 16। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से y² / 9 आपको दिख नहीं रहा होगा, तो बच्चों y² / 9 = क्या होगा प्यारे बच्चों, हमें एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 16 - x², 16 - x²। तो y² / 9 = प्यारे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/16 और 16 माइनस का x²। तो प्यारे बच्चों y² यहाँ से मिलेगा, ये 9 ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा 9/16 और 16 माइनस का x²। तो यहाँ से अगर हम y लेंगे, मतलब वर्ग हटाएंगे बच्चों, तो वर्गमूल लग जाएगा, तो पूरे में रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट क्या होगा बच्चों, 9/16 और 16 माइनस x²। तो प्यारे बच्चों y यहाँ से मिल जाएगा, 9 का रूट क्या होगा बच्चों, 3 होगा, तो 3/4 और अंडर रूट 16 माइनस x²। ये बच्चों हमें y की वैल्यू मिल गई। ये पिछले वीडियो में भी मैंने क्लियर किया था आपको कि y की वैल्यू आप या तो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाते हो वहीं पे निकाल लिया करो, या फिर आप यहाँ भी साइड में निकाल सकते हो, लेकिन चूंकि साइड में निकालने पे बहुत स्पेस लग जाता, बहुत जगह लगती, इसलिए आप इसे रफ वर्क में भी उतार सकते हो। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या बोलेंगे, अभी मैं इसको एक बार फिर से लिखता हूँ। मैं लिखूँगा बच्चों अतः, क्या लिखेंगे बच्चों, तो मैं लिखूँगा इसको अतः किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था बच्चों, अतः वक्र OABO का क्षेत्रफल, है ना। एक बार डायग्राम देख लें, हम कर क्या रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं ये चीज़, हमें इस पूरे का एरिया फाइंड करना है, पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो पूरे का एरिया फाइंड करने के बजाय हम केवल ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला एरिया फाइंड कर लेंगे और इसमें 4 का गुणा कर देंगे, हमें पूरे का मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान के लिए मैंने बता दिया। तो इंटीग्रेशन था 0 to 4 और y dx। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली है प्यारे बच्चों, यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन 0 to 4, y क्या है, y हमने अभी निकाला है बच्चों, y हमने निकाला हुआ है 3/4, है ना बच्चों, 3/4 और अंडर रूट 16 माइनस x² और हो गया बच्चों dx, x², और क्या हो गया प्यारे बच्चों, dx हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बताएंगे एक फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है, उस फार्मूले की चर्चा करेंगे आपसे। फार्मूला क्या लगने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 3/4 बाहर जाएगा और इंटीग्रेशन 0 to 4 और फिर है 3/4, फिर से 3/4 हो गया, 3/4 हमने बाहर कर लिया है, अंडर रूट 16 माइनस x² और dx। अब यहाँ फार्मूला लगेगा बच्चों, स्पेशल इंटीग्रेशन के फार्मूले याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ फार्मूला लगेगा, हम यहाँ बोलेंगे सिंस हमको पता है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट a² माइनस x² और dx बराबर होता है बच्चों, कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है x/2, है ना बच्चों, x/2 होता है, फिर अंडर रूट जो है सेम वही x² माइनस a², फिर बच्चों प्लस होता है और a² होता है, और होता है बच्चों साइन इनवर्स x/a अब प्लस का c। ठीक है बच्चे लोग, तो अब बस ध्यान दें हम कि इसको हमें
इस फार्मूले के जैसा बनाना है। तो यहाँ पे 16 था, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूले में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 16 को हम क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो बच्चों ए के स्थान पे 4 है, ए के स्थान पे 4 है और एक्स के स्थान पे एक्स है। तो इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 3/4 हमने सबसे बाहर कर दिया। और मेन चीज़ बच्चों, जब भी ये इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन का साइन हटता है और ये ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है बच्चों। और है क्या, फार्मूला है x/2, तो x के स्थान पे x है तो x/2 हो गया। और फिर है बच्चों रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब बच्चों, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। फिर है बच्चों प्लस ए स्क्वायर/2, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर/2, और है बच्चों साइन इनवर्स x/a, ए मतलब बच्चों 4, x/a, ए मतलब है बच्चों 4 है, ठीक है ना। अब ये लिमिट यहाँ लग गई 0 to 4, ये लिमिट यहाँ लग गई बच्चों 0 to 4। अब इसको हम आगे सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, आप भी देखिएगा आगे इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ से बनेगा अब, ठीक है ना। इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो क्या सॉल्व करना पड़ेगा हमको, इज इक्वल टू हमें करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान से करना है बच्चों, सबसे मेन काम है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो अपर लिमिट का मतलब कि इस पूरे इक्वेशन में एक बार x = 4 रखना, और लोअर लिमिट का मतलब इस पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 करना, ठीक है बच्चों। तो पहले अपर लिमिट करते हैं, तो x के स्थान पे 4 हो गया तो 4/2 अंडर रूट बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब चुपचाप क्या करेंगे बच्चों 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे लोग। तो अभी प्लस तो प्लस, ये फिर से क्या हो गया बच्चों 4 चौको 16/2 हो गया, और फिर यहाँ पे है साइन इनवर्स x क्या है 4 है बच्चों, 4/4 हो गया। ये वो बच्चों अपर लिमिट। अब उसके बाद करना है हमको लोअर लिमिट, तो माइनस करेंगे। लोअर लिमिट का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ अब मैं 0 पुट करूँ। बच्चों समझ में आया ना, अपर लिमिट का मतलब इस पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 करूँ। तो यहाँ x था तो x के स्थान पे 4/2 हो गया, 16 माइनस 4 चौको 16 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, और प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/4 हो गया, फिर माइनस अब लोअर लिमिट, x के स्थान पे 0 मतलब 0/2 और रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर है ना। अब प्लस बच्चों 4² और फिर क्या है, और फिर है बच्चों साइन इनवर्स x/a मतलब 0/4। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है बच्चों, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो इज इक्वल टू ये है 3/4 सबसे बाहर। यहाँ बच्चों आप देखो तो 4/2 तो क्या बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 है ना, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है कि अंदर 0 आने वाला है, तो बाहर बचेगा बच्चों 2 और रूट के अंदर हो जाएगा 16 माइनस 16, क्या होगा बच्चों 16 माइनस 16, और प्लस ये बन जाएगा बच्चों 2 8 16, 2 8 जा 16, 2 8 16, तो आ गया बच्चों 8 आ गया। और यहाँ पे साइन इनवर्स 4 से 4 कैंसिल, तो बच्चों क्या आ गया 1 आ गया। और फिर प्यारे बच्चों लोअर लिमिट में एक बात ध्यान दो, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया 0 हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर 0, अब प्लस 4² तो बन जाएगा 4 चौको 16/2, 4 चौको 16/2, और फिर साइन इनवर्स 0 बच्चों क्या है ये साइन इनवर्स 0/4 क्या होगा 0 होगा। ये हमारा हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बच्चों हमें कुछ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। तो अभी हम एक बार और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 3/4 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये पूरा 16 से 16 कैंसिल, 0 ये 0 हो गया, केवल बचेगा 8 और साइन इनवर्स 1, 8 और साइन इनवर्स 1। अब बच्चों यहाँ पे माइनस है, साइन इनवर्स 0 क्या होता है बच्चों 0 ही होता है, साइन इनवर्स 0 क्या होता है बच्चों 0 ही होता है। हाँ मैं एक बार फिर से लिखूंगा कि 16/2 और साइन इनवर्स क्या हो गया प्यारे बच्चों 0 हो गया। अब यहाँ हम बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट, है ना बच्चों, यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट जो हमारा साइन इनवर्स 1 है ये क्या होता है, कैसे पता करते हैं बच्चों, बोलते हैं 1 में साइन इनवर्स में साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो बच्चों होता है 90, साइन 90 1 होता है, π/2 हो गया।
और बच्चों ऐसे ही साइन इनवर्स 0 जो है वो क्या होता है, 0 होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो 3/4 है सबसे बाहर, और ये 8 हो गया इंटू π/2 हो गया, साइन इनवर्स 1 के साइन π/2 हो गया, और माइनस ये पूरा पोर्शन बच्चों 0 हो गया, इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2 चौको 8 हुआ बच्चों, 2 चौको 8 क्या हो गया बच्चों 4 पाई हो गया, ये ना हुआ, तो चौको 8 4 पाई हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो बच्चों आ गया आंसर हमारा 3 पाई। क्या आ गया 3 पाई। ये किसका क्षेत्रफल आया, राइट साइड में क्या लिखा है आपने, आपने लिखा था वक्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल हमें क्या मिल गया बच्चों 3 पाई वर्ग इकाई, 3 पाई वर्ग इकाई है ना बच्चों, 3 पाई वर्ग इकाई। अब हमें चाहिए क्या, आप अगर देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पूरे रीजन का क्षेत्रफल है ना, इस पूरे एलिप्स का क्षेत्रफल, इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या था बच्चों, दीर्घवृत्त ABCDA का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे इसका क्षेत्रफल है ना बच्चों। हम बोलेंगे समीकरण 2 से, है ना, क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या बोल देंगे, हम बोलेंगे इस समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहता है बच्चों कि दीर्घवृत्त है ना, दीर्घवृत्त क्या है बच्चों, दीर्घवृत्त है ABCDA का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे है ना बच्चों, 4 गुणे वक्र ABOA का क्षेत्रफल, ABOA का क्षेत्रफल, तो बराबर 4 हो गया। अब वक्र ABOA का क्षेत्रफल, ABO है ना, वक्र ABOA है ना, वक्र O कहाँ गया यार, वक्र OABO का क्षेत्रफल, OABO का क्षेत्रफल क्या है, OABO का क्षेत्रफल, ठीक है ना। एक ही बात है, अपन O से स्टार्ट कर लें या फिर A से स्टार्ट करें, डायग्राम एक बार देख लो। अब OABO का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हमने क्या कर ABOA का क्षेत्रफल, तो बात एक ही है, इसको चाहो तो आप OABO का क्षेत्रफल बोल सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पे 4, इसका क्षेत्रफल कितना निकाले हैं बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकाल चुके हैं 3 पाई, तो कितना हो गया बच्चों 3 पाई, तो इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12 पाई, हमारा आंसर आ जाएगा 12 पाई और वर्ग इकाई है ना बच्चों, 12 पाई वर्ग इकाई हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में एक अलग जगह रहती है, तो थोड़ा और समझाने में मज़ा आता है। आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ा प्रयास करना खुद से भी दिमाग लगाने का, क्योंकि इसमें जल्दी होता है, बोर्ड में बहुत टाइम लगता है एडिटिंग वगैरह करने में, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको इसका आंसर मैच कर लें, अगर आंसर मैच नहीं हो रहा होगा तो मतलब कुछ गलती हुई है तुमसे। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है ना, कहाँ गया आंसर, इसका आंसर है, ये है 8.1 बच्चों, 8.1 का ये है 4th नंबर क्वेश्चन है 12 पाई, 12 पाई हमारा आंसर आ रहा है बच्चों बिल्कुल। तो अभी अगर आपको समझ में ना आया हो बच्चों दीर्घवृत्त वाला क्वेश्चन, तो मैं ये एक क्वेश्चन और करता हूँ, दीर्घवृत्त x² प्लस y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन है, हल करके बोलेंगे, हल करके पहला काम होता है दिया क्या है ना बच्चों, क्या दिया है, हल करके हम बोलेंगे दिया है दीर्घवृत्त है ना, दीर्घवृत्त का समीकरण, इसे बोलेंगे बच्चों इंग्लिश से इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या है बच्चों इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है x² है ना बच्चों, x² और प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1, x² प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे एक रफ के लिए पेज लेना पड़ेगा, तो एक आप चीज़ देखो बच्चों कि हमने इलिप्स में क्या पढ़ा था, हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण क्या था, समीकरण नंबर 1 था हमारा कि x² a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1। इसमें केस था कि अगर a इज ग्रेटर देन b रहेगा, मतलब जो x के अपॉन में है अगर वो बड़ा रहा तब डायग्राम कैसा बनेगा, उस केस में बच्चों डायग्राम देखो a बड़ा है ना, तो मतलब ये a होता है x एक्सिस पे, x एक्सिस मतलब a होता है x एक्सिस वाला अक्ष है ना, x एक्सिस वाला अक्ष, तो ये जो है a की लंबाई बड़ी रहेगी, a की लंबाई बच्चों बड़ी रहेगी।
ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया इतना और ये हमारा बी हो गया। तो बच्चों ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और सेम यही इक्वेशन अगर हमें मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अगर बोल दिया गया कि ए छोटा है बी से, या फिर ये बोल दिया गया कि बी बड़ा है ए से, इसका मतलब बच्चों बी बड़ा रहेगा। बी किस में होता है, वाई एक्सिस में होता है। ए किस में होता है, एक्स एक्सिस में होता है। ए बड़ा मतलब एक्स अक्ष बड़ा, अब बी बड़ा मतलब वाई अक्ष बड़ा। तो अब पैराबोला जो बनेगा बच्चों वो वाई एक्सिस में खड़ा हुआ बनेगा। ये पड़ा हुआ था और ये पड़ा हुआ है। बार बार पैराबोला आता है बच्चों दीर्घवृत्त, अब ऐसा बनेगा। अब ये बी है बच्चों, ये बी बड़ा है, देख लो ए छोटा है। हम बोल सकते हैं कि ए इज लेस देन बी, या फिर इस बार बी इज ग्रेटर देन 1। तो आपको मेन फोकस क्या करना है बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रहा है ऑफलाइन क्लास में पर और समझ लेना मुझे। इससे मेन फोकस ये है कि अगर ए बड़ा होगा तो एक्स अक्ष बड़ा होगा, और अगर बी बड़ा होगा तो वाई अक्ष बड़ा होगा। सिर्फ इससे हमको मतलब रखना है, इससे हमारा डायग्राम सही बनता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि इसमें इस बार क्या है, ए छोटा है। क्या है बच्चों, ए छोटा है। इक्वेशन नंबर क्या हुआ, फर्स्ट हो गया। यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलो आप, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन बोलो। इसको हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों की एक्स स्क्वायर अपॉन, हम 4 को बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 को बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, इज इक्वल टू 1। तो बोलेंगे समीकरण की तुलना, या फिर ऐसा बोलेंगे कि समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना कंपेयर करेंगे। अब समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से करने पर, इज इक्वल टू 1 से करने पर। अगर आप सोचो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए पहला काम क्या होता है, ग्राफ खींचना। तो ग्राफ खींचने के लिए अगर ये दीर्घवृत्त है, इलिप्स है बच्चों, तो हमें पता होना चाहिए ना कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। तो बस हम ये ए और बी का मान निकालने के लिए कर रहे हैं, ताकि हमको पता लग जाए ए कितना है और बी कितना है, ताकि जो बड़ा हो उसके हिसाब से हम डायग्राम बना सके। तो बच्चों तुलना करेंगे तो ए स्क्वायर के स्थान पे 2 स्क्वायर है, मतलब ए इज इक्वल टू क्या है, 2 है, और बी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, बी इज इक्वल टू है 3। हम बोलेंगे अतः जो हमारा ए है वो लेस देन बी है, मतलब ए छोटा है और बी बड़ा है। मतलब बच्चों एक्स अक्ष छोटा होगा, वाई अक्ष बड़ा होगा, मतलब हमारा मतलब हमारा दीर्घवृत्त नंबर 2 बनेगा, इलिप्स नंबर 2 बनेगा, जो खड़ा होता है वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा पहला काम है डायग्राम बनाना। हम डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स हुआ बच्चों, ये एक्स डैश हुआ बच्चों, ये वाई हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बच्चों वाई डैश। बच्चों अगर ये इतना 3 है, चूँकि वाई बी इज इक्वल टू 3 है बच्चों, तो ये मूल बिंदु ओ है ना, ओ 0,0, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस 3 होगी। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, ये डिस्टेंस भी 3 होगी, है ना। अब हमारा ये कितना है बच्चों, 2 है। तो अगर यहाँ कहीं पे 2 है बच्चों, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ कहीं पे 2 है बच्चों अगर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा पैराबोला बन जाएगा। प्यारे प्यारे बच्चों, सही से नहीं बन रहा है, आप लोग इसको थोड़ा सही से बना लेना। पैराबोला ये बन गया हमारा। बार बार पैराबोला दिमाग में आ रहा है, ये कि हमारा क्या है, दीर्घवृत्त है, सही डायग्राम नहीं बना है, आप इसको सही से बना लेना। ठीक है बच्चों, अगर हम नॉमिनेशन करते हैं, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है बच्चों, ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा बच्चों डी है। अगर यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, ये डिस्टेंस 2 है तो 2,0, ये बी है बच्चों 0,3, ये सी है तो यहाँ पे -2,0 और यहाँ पे बच्चों 0,-3, ये होंगे कोऑर्डिनेट्स। अब बच्चों हमें पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों अगर डायग्राम सही से बना होता, अगर डायग्राम हमारा सही से बना होता तो आप पाते कि चारों हिस्से, हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2, हिस्सा नंबर 3, हिस्सा नंबर 4, चारों हिस्से इक्वल होंगे बच्चों। तो अगला होता है प्रतिच्छेद बिंदु याद करना। प्रतिच्छेद बिंदु का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हमने ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिए एक्सिस और दीर्घवृत्त के, है ना, अक्ष और दीर्घवृत्त के।
अगला पॉइंट है बच्चों सममित चेक करना, ये सममित है कि नहीं है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो बच्चों बिल्कुल सिमेट्रिकल है, और जब भी सिमेट्रिकल होता है तो हमें पूरे भाग का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना होता, हमें सिर्फ ज्ञात करना होता है बच्चों एक भाग का क्षेत्रफल, और फिर जितने भाग हों सब इक्वल हैं तो उतने का हम गुणा कर देते हैं। मतलब हम केवल ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमको लिखना है सममित है, तो यहाँ पे हमको एक इक्वेशन यहीं पे मिल जाएगा। हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे अतः, हम बोलेंगे चूंकि दीर्घवृत्त है ना, दीर्घवृत्त हमारा है ओ ए, दीर्घवृत्त ए बी, दीर्घवृत्त हमारा बच्चों ए बी सी डी, दीर्घवृत्त क्या है बच्चों, दीर्घवृत्त ए बी सी डी अक्षों के परितः है ना, अक्षों के परितः क्या है बच्चों, सममित है। क्या है, सममित है। दीर्घवृत्त हमारा जो है अक्षों के परितः सममित है। सममित से हमें ये मिल जाता है कि पूरे का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे 1 का क्षेत्रफल। अतः सममित है तो क्या मिल जाएगा, अतः दीर्घवृत्त ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल, ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे वक्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया है ना। 4 गुणे बच्चों ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में 4 का गुणा कर देंगे तो पूरे दीर्घवृत्त का हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चे लोग, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 4 गुणे इतने का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अब हम इसका क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए करते क्या है बच्चों, एक dx लंबाई की आयताकार पट्टी px, y खींचते हैं है ना, dx चौड़ाई की। तो ये बच्चों क्या हो गया, इसकी चौड़ाई क्या हो गई, dx हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, आयताकार पट्टी है ना, हम क्या बोलेंगे कि बिंदु P पर आयताकार पट्टी की रचना की जिसकी चौड़ाई है ना बच्चों, जिसकी चौड़ाई कितनी है, dx है। अतः है ना बच्चों, अतः आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, अतः आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पट्टी का आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है बच्चों, y है, चौड़ाई कितनी है बच्चों, dx है। ये आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल हो गया। आप सबको अब रट गया होगा कि आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल निकालते हैं, और फिर आयताकार पट्टी जहाँ से जहाँ तक गति कर सकती है वो उसकी लिमिट हो जाती है, और उसी लिमिट के अंदर बच्चों, उसी लिमिट के अंतर्गत हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो उस पूरे वक्र का हमको क्षेत्रफल मिल जाता है। बच्चों ये आयताकार पट्टी x = 0 से x = कहाँ तक है ना बच्चों, x = 0 से x = ये क्या है पॉइंट, ये पॉइंट 2 है, x = 2 तक मूव कर सकती है। अब यहाँ एक बात थी बच्चों, बात ये थी कि आप इस आयताकार पट्टी को ऐसे भी रख सकते थे y अक्ष पर। जब आप y अक्ष पे रखते, आपको ध्यान रखना है, जब आप y अक्ष पे रखते तो आयताकार पट्टी की चौड़ाई क्या होती, dy होती, आपका फंक्शन क्या होता, x में होता। ये बस आपको ध्यान रखना है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप जहाँ रखोगे, जिस चौड़ाई की आयताकार पट्टी रखोगे उसी के सापेक्ष समाकलन होगा। आपने आयताकार पट्टी x अक्ष में रखी है, मतलब इसकी चौड़ाई dx है, तो समाकलन x के सापेक्ष होगा। ठीक है बच्चों, आपके ऊपर है आप किसके सापेक्ष करना चाहते हो। x के सापेक्ष करोगे तब भी आंसर आएगा, y के सापेक्ष करोगे तब भी आंसर आएगा प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे कि चूंकि आयताकार पट्टी, अब ये सब चाहे आप महाभारत नहीं लिखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि वक्र इसका क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन y dx, है ना। अगर आप चाहो डायरेक्ट भी करना, आप बहुत बार कर चुके हो, तो सीधे बोलो कि वक्र OABO का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन y dx। y क्या है आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चे लोग, तभी हम क्या बोलेंगे, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल बराबर कितना है। हम बोलेंगे सिंस आयताकार पट्टी x = 0 से
x इज इक्वल टू 2 के मध्य, x इज इक्वल टू 2 के मध्य, x इज इक्वल टू 2 के मध्य गति कर सकती है, के मध्य गति कर सकती है, के मध्य गति कर सकती है, 2 के मध्य गति कर सकती है। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 के मध्य गति कर सकती है। अतः, है ना बच्चों, अतः अब वक्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः वक्र OABO का क्षेत्रफल, OABO का क्षेत्रफल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक आयताकार पट्टी के क्षेत्रफल का समाकलन कर देना है। ठीक है बच्चों, तो इज इक्वल टू, अब मेन काम क्या है, y निकालना। अब y या तो आप यहाँ बगल में ब्रैकेट करके निकालो, है ना बच्चों, या फिर आप क्या करो, या फिर आप रफ में निकाल लो। ठीक है, आपके ऊपर है, आपको y हमेशा दिए गए इक्वेशन से, दिए गए कर्व से निकालना है। तो बच्चों अगर आपका वक्र इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, तो आपको y कहाँ से मिलेगा, दीर्घवृत्त के समीकरण से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। या तो आप रफ में निकाल लो, या तो आप यहीं पे निकाल लिया करो, आपके ऊपर है। आप बोथ के सोल्यूशन में देख लो, जैसा भी हो आप वैसा कर लेना। ठीक है बच्चों, अभी अपन क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2, इंटीग्रेशन 0 से 2। हम यहाँ क्या बोलेंगे बच्चों, मैं तो यहीं पे कर दे रहा हूँ, आप समझ लेना। हम यहाँ बोलेंगे सिंस अपने पास इक्वेशन है x² 4 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1 है बच्चों। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y² 9 इज इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों। अब ये इधर जाएगा तो 1 माइनस x² 4 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू बन जाएगा 3/2, है ना, 3/2 और अंडर रूट 4 माइनस x²। यही ना मिलेगा बच्चे लोग। आप लोग चाहो तो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो विधिवत करके देख लो, है ना। मैं बैक साइड में विधिवत कर लेता हूँ। अगर हमारा क्वेश्चन क्या था, x² 4 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1, x² 4 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1 था बच्चों। तो आप चेक कर लो कितना आएगा, y निकालना है तो y को रोकना पड़ेगा। तो y² 9 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 माइनस x² 4। बच्चों एलसीएम करेंगे अभी फिलहाल अपन, तो y² 9 इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 4, तो 4 माइनस x²। तो बच्चों y² बराबर 9/4 और 4 माइनस x²। तो बच्चों y इज इक्वल टू 3/2 और अंडर रूट 4 माइनस x²। ऐसे भी आप रफ में निकाल सकते हो और वहाँ पे रख सकते हो। मैंने तो वहीं बगल में निकाल लिया है। तो बच्चों y के स्थान पे मैं क्या कर सकता हूँ, y के स्थान पे मैं कर सकता हूँ 3/2 और अंडर रूट 4 माइनस x² dx है तो dx कर दिया। अब हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए a² माइनस x² वाला, और अभी अभी हमने इस फार्मूले का यूज किया हुआ है। बच्चों कुल मिला के हमें क्या होगा, 3/2 बाहर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस x², और ये हो गया बच्चों dx हो गया। क्या हो गया बच्चों, dx हो गया। अभी हम यहाँ पे बोलेंगे, सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन अंडर रूट a² माइनस x² dx बराबर क्या होता है, तो होता है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस तो प्लस और a²/2 और बच्चों है साइन इनवर्स x/a प्लस c। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बच्चों, हमने यही सेम फार्मूला यूज किया है, x/2 अंडर रूट a² माइनस x² और प्लस यहाँ पे क्या होता है a²/2 होता है बच्चों, a²/2 और साइन इनवर्स x/a होता है। ठीक है बच्चों, सेम फार्मूला यूज हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा क्या, 3/2। अब बच्चों समाकलन का फार्मूला हम लगा रहे हैं, मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। जब भी समाकलन करते हैं तो ये साइन हट जाता है, यहाँ ये ब्रैकेट लग जाता है, तो है यहाँ पे x के स्थान पे x है। अब चाहो बच्चों तो आप यहाँ पे 4 है, फार्मूले में a² माइनस x² है, मतलब दोनों स्क्वायर में है। इस 4 को आप क्या कर सकते थे बच्चों, इस 4 को आप अगले स्टेप में कर लेते, 2 का स्क्वायर मैं यहीं पे किए दे रहा हूँ, है ना बच्चों। ये क्या है, अब 2 का स्क्वायर, आप इसको 2 का स्क्वायर देखिएगा। ठीक है बच्चे लोग, अभी x/2, x के स्थान पे x है तो x/2 हो गया बच्चों। x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे तो x ही है, तो x/2 हो गया।
और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस बच्चों एक्स स्क्वायर। फिर बच्चों प्लस है ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए के स्थान पे 2 का स्क्वायर है अपॉन 2 हो गया। और फिर है बच्चों साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब है बच्चों 2। ठीक है बच्चे लोग, आगे बढ़ जाएं अब आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और लिमिट यहाँ पे लग जाती है, यहाँ पे 0 से 2 है ना, ये लिमिट लग गई। अब अगला काम है बच्चों, या तो हम सिंप्लीफाई कर लें और या तो फिर कर लें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक स्टेप में। 3/2 हो गया, फिर यहाँ बच्चों x अपॉन 2 अंडर रूट 2 दूनी 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, केवल 1 2 बचा। और यहाँ हो गया बच्चों साइन इनवर्स x अपॉन 2, लिमिट है बच्चों 0 से 2। अब करना है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान देंगे बच्चों, अपर लिमिट मतलब इस पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 करना। तो 3/2 बच्चों सबसे बाहर है, x के स्थान पे 2 करना तो 2/2 हो जाएगा। और अंडर रूट 4 हो गया बच्चों, x के स्थान पे 2 तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 2 साइन इनवर्स x के स्थान पे 2 तो 2/2 हो जाएगा। माइनस है तो ब्रैकेट लगेगा। अब x के स्थान पे 0 बच्चों, ये पूरा पोर्शन 0 बन जाएगा, यहाँ 0 है, 0 गुना 0 तो क्या करें आगे 0 कर दें। और फिर प्लस तो प्लस है बच्चों, 2 है तो 2 है और साइन इनवर्स x के स्थान पे 0/2 कर दिया प्यारे बच्चों। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चों यहाँ पे है 3/2 है, ये पूरा पोर्शन बच्चों 0 बन जाएगा। 4 माइनस 4 0 बन जाएगा, इससे गुणा है इसका तो पूरा 0 बन जाएगा। यहाँ पे मैं कर दिया 0 और प्लस 2 हो गया बच्चों और हो गया साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल तो साइन इनवर्स 1 और माइनस 2 हो गया बच्चों और यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 0 प्यारे प्यारे बच्चों। अब हमें वैल्यू पता है, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि साइन इनवर्स जो 1 है वो होता है π/2 और जो साइन इनवर्स बच्चों 0 है वो होता है 0। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 3/2, अंदर है बच्चों 2 है तो 2 है। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है बच्चों π/2 है तो π/2 हो गया। कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी बच्चे लोग ना, π/2 हो गया है ना, यहाँ मिस्टेक तो नहीं है, वो कट गया था। ठीक है, π/2 हो गया और माइनस साइन इनवर्स 0 है बच्चों 0, ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा तो 0 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2 इंटू π/2, चाहे इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहीं पे कर देते यार वैसे ठीक रहता, चलो यहाँ पे कर दे, कैंसिल हो गया तो इज इक्वल टू आ गया बच्चों किसका क्षेत्रफल है, ये राइट साइड में क्या है, यहाँ पे है बच्चों वक्र है ना, वक्र OABO का क्षेत्रफल, OABO का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया बच्चे लोग 3π/2 वर्ग इकाई, 3π/2 वर्ग इकाई, 3π/2 वर्ग इकाई। ये किसका क्षेत्रफल मिला है बच्चे लोग, अगर हम ध्यान से देख लें तो क्षेत्रफल मिला है मात्र इस एक पोर्शन का, इस एक पोर्शन का। इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या बोलेंगे, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू वक्र OABO का क्षेत्रफल। तो क्या बोलेंगे हम, अब हम बोलेंगे बच्चों समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहेंगे बच्चों, हम बोलेंगे समीकरण 2 से, क्या बोलेंगे बच्चों समीकरण 2 से है ना। समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 कहता है बच्चों कि वक्र ABCD A का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू वक्र OABO का क्षेत्रफल, OABO का क्षेत्रफल। तो बच्चों 4 है तो 4 है, गुणे है तो गुणे है। इस वक्र का क्षेत्रफल अभी क्या निकाला है हमने, इस वक्र का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है 3π/2। क्या हो गया बच्चों 3π/2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो बच्चों 3 दूनी 6π और क्या हो गया बच्चों वर्ग इकाई, 6π वर्ग इकाई। बच्चों आंसर फिर से चेक कर लें, क्योंकि आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया अंडर कर्व में, आंसर बिल्कुल मैच होना ही चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि किसी और मेथड सॉल्व किया गया तो आंसर नहीं आएगा, 6π बिल्कुल आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम अगर देखें तो आगे हमें और क्या है, आगे भी और कितने क्वेश्चन करने हैं इसमें, तो
ये हो गया बच्चों। अब अगला है प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करता है तो क्वेश्चन इजी बन जाता है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और रेखा x इज इक्वल टू √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी करते हैं बच्चे लोग, है ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन भी हम करते हैं। तो सबसे पहले हल करके हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर है बच्चों 6, तो हल करके हम बोलेंगे, है ना, हल करके हम बोलेंगे दिया है। जिन बच्चों का हो गया है, बन गया है, उनको इस वीडियो में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको नहीं आ रहा है, ये वीडियो उनके लिए है। मैं ये नहीं चाह रहा कि मेरे वीडियो का व्यूज़ बहुत जाए, मैं चाह रहा हूँ आपका समय बर्बाद ना हो। जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो उन्होंने ठीक किया, जिन्होंने नहीं किया है बच्चों वो देख के कर लें। तो बच्चों पहला काम है दिया है। क्या दिया है बच्चों? दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या दिया है बच्चों? वृत्त का, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है प्यारे बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। इक्वेशन नंबर वो हमारा फर्स्ट। और क्या दिया है बच्चे लोग? और है सरल रेखा का समीकरण। क्या है प्यारे बच्चों? सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा है प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू √3 x इज इक्वल टू √3 और y, x इक्वल टू √3 ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया बच्चों? इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहला काम होता है बच्चों ग्राफ खींचना, है ना। सबसे पहला काम क्या है बच्चों? ग्राफ खींचना। अब ग्राफ में जितने इक्वेशन दिए हों, इसमें दिया है एक वृत्त का, एक स्ट्रेट लाइन का, तो दोनों का ग्राफ खींचना हमको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले सर्कल का ग्राफ तो खींच ही लेते हैं। सर्कल तो वेरी इजी है बच्चों, बड़े आराम से आप सर्कल के बारे में जानते हो, एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं खैर, है ना। रफ के लिए भी बहुत सारे पेज चाहिए होंगे, तो अपन ये पेजों का भंडार है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं बच्चे लोग। अभी देखो, तो वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है बच्चों, ऐसे मान लो वृत्त का जो मेन समीकरण होता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। जहाँ आप ध्यान दें बच्चों कि जो अल्फा कॉमा बीटा है ये वृत्त का केंद्र होता है, और जो a है बच्चों ये वृत्त की त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अल्फा कॉमा बीटा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल एंड a इज द रेडियस ऑफ सर्कल, है ना बच्चों। तो हमको ध्यान देना है कि जो अल्फा और बीटा है वो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होते हैं, और a जो है वो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। तो प्यारे बच्चों करना क्या है? हमें करना ये है, सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि अब आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है। बच्चों इसमें केवल x स्क्वायर और y स्क्वायर है, मतलब अल्फा और बीटा नहीं है। मतलब अल्फा बीटा क्या है बच्चों? 0 है। इसका मतलब अल्फा भी ज़ीरो और क्या है बच्चों? बीटा भी 0। अल्फा भी 0 है बच्चों और बीटा भी 0 है। तो अगर अल्फा भी 0 हो जाएगा और बीटा भी 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? मूल बिंदु बन जाएगा, ओरिजिन पॉइंट। मतलब ये ऐसा सर्कल है जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर है। इसका जो सेंटर है बच्चों ये कहाँ पे है? 0,0 पे है, और ये रेडियस प्यारे बच्चों क्या है? a है। तो ये हमको डायग्राम मिल गया सर्कल का, तो बना देते हैं, बिल्कुल बना देते हैं बच्चों, है ना। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे पहला काम है ग्राफ खींचना। तो सबसे पहले तो हमारा काम होना चाहिए, हमें क्या बनाना चाहिए? हमें बनाना चाहिए x एक्सिस और y एक्सिस। तो पहले हम सर्कल बना लें, उसके हिसाब से बनाते हैं। आप लोग का डायग्राम सही आएगा बच्चों, आपके पास राउंडर होगा, है ना, और स्केच होगा, आपका डायग्राम सही आएगा। आप लोग सही डायग्राम बनाना। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया x डैश, ये बच्चों हमारा हो गया y एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया? y डैश हो गया। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है? सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर को मैं O ही कह देता हूँ, O 0,0 है। अब बच्चों आप ध्यान दो अगर कि इस सर्कल का रेडियस क्या है? रेडियस होता है बच्चों, सर्कल का समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। तो इसका रेडियस क्या है? चाहो तो आप यहीं पे कर सकते थे कि समीकरण 1 की तुलना यहाँ पे लिख सकते थे कि समीकरण, है ना, समीकरण 1 की तुलना
एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से करने पर, ए स्क्वायर से करने पर आवश्यकता नहीं है करने की, तो बच्चों ए स्क्वायर के स्थान पे क्या है 4 है, तो ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू मिल गया 2 मिल जाएगा, है ना। ए स्क्वायर बराबर 4 है तो ए इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो रेडियस क्या मिल गया बच्चों, हमें रेडियस ए मिल गया, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ए हो गई, ये डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों, ए हो गई। ये भी रेडियस है, ये भी क्या बन जाएगा, ये भी ए बन जाएगा। ये भी रेडियस है, ये भी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अगर ये पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट हो गए a,0, अगर ये पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,a, अगर ये कोऑर्डिनेट सी है तो इसके हो गए बच्चों -a,0, और अगर ये डी है तो इसके हो गए बच्चों 0,-a। चूंकि क्वेश्चन ने बोला है कि हमें जो एरिया है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्रथम चतुर्थांश का ही ज्ञात करना है, हमें केवल इतना एरिया फाइंड करना है प्यारे प्यारे बच्चों, इतना भी नहीं। अभी एक हमें लाइन खींचनी पड़ेगी, अभी एक हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी। तो अभी हम बच्चों स्ट्रेट लाइन के पास आते हैं, स्ट्रेट लाइन का भी ग्राफ देखते हैं। बच्चों स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल टू √3y, x इज इक्वल टू √3y। इसको मैं कैसे कैसे तरीके से इसका ग्राफ बना सकता हूँ। पहला तरीका ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन, रेखा के प्रवणता रूप से। अगर आप देखो तो प्रवणता रूप होता है y इज इक्वल टू mx होता है बच्चों, y इज इक्वल टू mx, या फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं y इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखता हूँ। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो √3y इज इक्वल टू अपने पास x है, तो बच्चों y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x अपॉन √3 बन जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो y इज इक्वल टू है वो 1 अपॉन √3 और x बन जाएगा। तो जब इसकी तुलना करेंगे हम y इज इक्वल टू mx से, जब इसकी हम तुलना करेंगे बच्चों y इज इक्वल टू mx से, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन √3 आ जाएगा, 1 अपॉन √3 आ जाएगा। प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि प्रवणता ग्रेडियंट ऑफ लाइन जो प्रवणता है, प्रवणता m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो अगर tan थीटा होता है तो m के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा बराबर मिल जाएगा 1 अपॉन √3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा tan थीटा। अब हम बोलेंगे tan में 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है, तो होती है बच्चों tan 30 की वैल्यू होती है। tan से tan कंपेयर हो जाएगा बच्चों, tan से tan कंपेयर हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चों 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू बनेगा बच्चों 30 डिग्री। ठीक है बच्चे लोग, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 30 डिग्री बनेगा। तो ये हो गया हमारा थीटा की वैल्यू। तो अभी आप देखो तो ये हमारा जो इक्वेशन था, हमारा इक्वेशन क्या आया, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3x, मतलब y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3x, मतलब y इज इक्वल टू mx की बात चल रही है बच्चों। तो ये आपको ध्यान हो तो ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है, इसकी प्रवणता 1 अपॉन √3 है। मतलब ये वो लाइन है जो मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट से होकर जाती है। अगर अभी y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3x प्लस 5 होता तो ये मूल बिंदु से होकर नहीं जाती। ये कौन सी रेखा थी बच्चों, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के जैसे रेखा थी जो मूल बिंदु से होकर नहीं जाती, y अक्ष पे 5 इकाई का अंतःखंड काटती है। इतना आपको पता होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ बहुत आसान हो गया बनाना। इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, इसका ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चों, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, मूल बिंदु से होकर जा रही है, मूल बिंदु से होकर जा रही है और 30 डिग्री का कोण बना रही है। ऐसा हो गया, ये अगर 30 डिग्री का कोण है बच्चों तो ये रेखा कहलाएगी y इज इक्वल टू mx या फिर y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3x। ठीक है बच्चे लोग, तो अब ये चीज़, अब ये और तरीके थे, x इक्वल टू 0 पुट करते, y इज इक्वल टू 0 पुट करते तो पता लग जाता है रेखा कहाँ जा रही है, मूल बिंदु से होकर जा रही है। पर ये एक बेस्ट तरीका था जो हमने जाना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी अपन को बनाना है, अभी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है मिल गया हमको। स्ट्रेट लाइन हमारी बच्चों मूल बिंदु से होकर जाएगी, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। ये स्ट्रेट लाइन कौन सी बच्चों, ये है y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3x, y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3x। चाहे आप बोलो x इज इक्वल टू √3y या फिर बोलो y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3x। ये स्ट्रेट लाइन मिल गई।
तो हमें ज्ञात क्या करना था बच्चों, हमें ज्ञात करना था इस वृत्त, इस रेखा, इस वृत्त और इस रेखा और इस एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। मतलब प्यारे बच्चों हमें इतना क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इतना क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमें इतना क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर आप ध्यान दो तो ये डायग्राम थोड़ा सा अगर मैं बड़ा बनाता तो ये स्पेस अपने को ज़्यादा मिलता है ना बच्चों, ज़्यादा मिल जाता। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचूँ बच्चों, परपेंडिकुलर एम पर खींच दूँ, कहाँ पे खींचूँ बच्चों, एम पर खींच दूँ। तो मतलब कहने का कि हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो ABCDE है, हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। विशेष ध्यान रखना है बच्चों, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। देखो जब भी हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमारी एकदम सीधी होगी बच्चों, एकदम से सीधी होगी, है ना, एकदम से सीधी होगी। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अगर यहाँ पे लोगे तो वो एकदम से सीधी होगी, ठीक है, एकदम से सीधी होगी। मैं एक डायग्राम को बड़ा यहाँ बना के दिखाता हूँ। अगर ये हमारा सर्कल है बच्चों, ये हमारा सर्कल है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और अगर यहाँ से लाइन जा रही है ना, तो ध्यान करो आपको इतना तो पता है ना कि जब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को आप इसमें मूव कराओगे, मान लो यहाँ मूव कराओगे, तो ये मूव करते करते यहाँ तक जाएगी। मतलब यहाँ तक का क्षेत्रफल वो कैलकुलेट कर सकती है। मतलब ये पूरा जब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को घुमाओगे आप एलोंग स्ट्रेट लाइन, जब इस लाइन पे घुमाओगे तो हमें पूरा इतना क्षेत्रफल कैलकुलेट करके मिल जाएगा बच्चों। लेकिन इतना पोर्शन क्षेत्रफल क्या होगा, बच जाएगा। इतना पोर्शन क्षेत्रफल क्या है, बच जाएगा। तो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को मात्र इसमें दौड़ाने से नहीं मिल रहा है। तो मतलब कहने का कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को आप जिस भी कर्व में दौड़ाओगे और जिस अक्ष के साथ, मतलब हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को इस सरल रेखा में दौड़ाया एक्स अक्ष के साथ, तो सरल रेखा और एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकल आया। अब ये पोर्शन जो बचा बच्चों, ये पोर्शन किसका बच रहा है, ये पोर्शन इस वृत्त का, मतलब इस सर्कल का और इस एक्स अक्ष के बीच का बच रहा है। तो मतलब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एक और हमें यहाँ से दौड़ानी पड़ेगी। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमको एक और दौड़ानी पड़ेगी बच्चों। कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से पूरा, इस पॉइंट से पूरा इस पॉइंट तक, या फिर इस पॉइंट से बच्चों इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। मतलब इस पॉइंट से, आप बात को समझना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अलग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दौड़ेगी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बच्चों अलग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दौड़ेगी। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है वो सरल रेखा का है, तो सरल रेखा का समाकलन करेंगे तो ये क्षेत्र निकलेगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है प्यारे बच्चों वो वृत्त का है। तो जो वृत्त का है ना, जब वृत्त पे दौड़ाएंगे, इसका समाकलन करेंगे बच्चों, तो हमको इसका एरिया मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। मतलब आप समझ गए हो, डायग्राम मेरा छोटा बन गया है, लेकिन आप समझना बात को कि हमें दो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दौड़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की चर्चा नहीं करेंगे, मैं सीधे बोलता हूँ बच्चों, अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल। सीधे बोलूँगा बच्चों, क्या बोलूँगा, अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल। बहुत ज़्यादा इसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अभी जो क्वेश्चन है वो सरल है, इसलिए इनको हम विधिवत सॉल्व कर पा रहे हैं, बाय प्रोसेस बाय रूल सॉल्व कर पा रहे हैं बच्चों, है ना। आगे चल के जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे, तो हम ये सब पट्टी दौड़ाने वाला और लिमिट दौड़ाने वाला काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी एक बात जरूरी है कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक दौड़ाना है, तो मतलब ये लंबाई पता होना चाहिए। x = 0 से कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, वो कैसे मिलेगी, हमें इस सर्कल और स्ट्रेट लाइन के प्रतिच्छेद बिंदु से मिलेगी बच्चों। कहाँ से मिलेगी, प्रतिच्छेद बिंदु से, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। तो मतलब जो पॉइंट नंबर 2 था हमारा, पहला काम था ग्राफ खींचना। पहला काम क्या था बच्चों, ग्राफ खींचना। दूसरा काम क्या है, सममित प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। तो ये दूसरे पॉइंट का रोल, अब जैसे ही बड़े क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होना चालू होंगे, तो प्रतिच्छेद बिंदु का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो जब तक मैं ये प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाल पाऊंगा, तब तक मैं ये लिमिट यहाँ से यहाँ तक नहीं निकाल पाऊंगा। तो बोलेंगे कि सिंस x² + y² बराबर क्या है, अपने पास 14 है। अब हम बोलेंगे सिंस अपने पास है x =
अंडर रूट 3y, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3y। तो x के स्थान पे लिखेंगे बच्चों अंडर रूट 3 और y का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है बच्चों 4 है यार, 14 क्या लिख रहे हैं 4 है, बराबर 4 है। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, है ना बच्चों, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 3y स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बच्चों 4। तो यहाँ से y कॉमन निकल जाएगा, तो 3y और प्लस वाई स्क्वायर ही कॉमन है यार, तो गलत कर रहा हूँ मैं, है ना। सीधे क्या बन जाएगा 4, 3y स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा 4y स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चों। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू 1, क्या मिल जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप बात को समझो। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकाल लें, तो हम रखेंगे जब y इज इक्वल टू प्लस 1 रखेंगे, प्लस 1 क्यों बच्चों, हमें माइनस 1 से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात बोला गया है, तो हमें y इज इक्वल टू प्लस 1 से मतलब है। तो y इज इक्वल टू 1 रखने पर, है ना, तो बोलेंगे सिंस x इज इक्वल टू क्या है रूट 3y है, x इक्वल टू रूट 3y है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा बच्चे लोग, x इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 3, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 1 है। तो हमें इसके प्रतिच्छेद बिंदु मिल गए, रूट 3 मिल गया x की वैल्यू, रूट 3 मिल गया x की वैल्यू, है ना, और y की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों 1 मिल गई। और अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो वृत्त था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वृत्त की त्रिज्या क्या थी 2 थी यार, हमने एक किया है ना, ये 2,0 हो, क्या होगा ये 0,2 होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म था ये, है ना। अब त्रिज्या के स्थान पे 2 है तो 2 आ जाएगा, तो इस सर्कल में पूरे क्या हो गया 2 हो गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, डायग्राम मेरा छोटा बना है बच्चों, आप लोग बड़ा डायग्राम बना लेना। अगर यहाँ के निर्देशांक क्या है रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3,1 है, तो बच्चों यहाँ से अगर लंब खींचोगे आप इस m पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर रूट 3 होगा नहीं होगा। डायग्राम छोटा है बच्चे लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से तो पहले हम जब इसका समाकलन करेंगे रेखा का, तो लिमिट लेंगे 0 से रूट 3 तक, और जब इस वृत्त का करेंगे तो लेंगे रूट 3 से 2 तक। अगर ये समझ में नहीं आता है तो मुझसे आप लोग पूछ लेना, ठीक है। अब मैं सीधे करता हूँ समाकलन, अब मैं सीधे करूँगा बच्चों समाकलन, है ना, फ्रेश पेज में मैं करता हूँ समाकलन। तो सीधे बोलेंगे अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल। अब बहुत हमें ज्ञान नहीं बांटना है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ है। हम सीधे बोलेंगे अतः अभीष्ट भाग का, अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा वक्र, है ना, वक्र, पहले रेखा वाला देखो, वक्र, है ना बच्चों, वक्र देखो आराम से, अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल होगा वक्र ओ एम ई, ओ का क्षेत्रफल वक्र ओ एम ई, ओ का क्षेत्रफल ओ एम ई, ओ का क्षेत्रफल प्लस एम ए ई, ए का क्षेत्रफल, ये छोटा वाला एम ए ई ए। तो वक्र एम ए ई एम का क्षेत्रफल ना बच्चों, का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा वक्र इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ध्यान रहे y dx तो होगा, क्योंकि लिमिट किसकी x की है, आयताकार पट्टी रखते अगर अपन तो dx चौड़ाई ही रखते, तो हो जाएगा बच्चों, पहले को बोलते हैं y1 dx, जो पहला वक्र है इसको हम क्या बोलते हैं y1 dx। लिमिट क्या होगी 0 से कहाँ तक दौड़ाना है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को, 0 से रूट 3 तक, तो 0 टू रूट 3 तक दौड़ाना है y1 dx। अब प्लस इंटीग्रेशन बच्चों y2 dx, तो दूसरा वक्र होता है उसे हम y2 बोल देते हैं। तो यहाँ ये कहाँ से कहाँ तक, रूट 3 से लेके बच्चों रूट 3 से 2 तक, तो हो जाएगा बच्चों रूट 3 से 2 तक y2 dx। y1 बच्चों पहला वक्र है, y2 दूसरा वक्र है, तो अब चाहे तो हम ब्रैकेट के बगल में यहाँ पे लिख लें, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू रूट 3, हमेशा y1 पहला वक्र होगा, y2 दूसरा वक्र होगा, तो हम बोलेंगे सिंस
सरल रेखा क्या है। सरल रेखा पहला वक्र है, तो सरल रेखा है ना बच्चों, सिंस सरल रेखा है x इज इक्वल टू √3y, मतलब बच्चों y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू 1/√3x है। तो मतलब y1, मतलब ये पहला वक्र y1 होता है, तो y1 के स्थान पे बच्चों क्या हो जाएगा 1/√3x और लगा दिया हमने dx प्लस इंटीग्रेशन √3 से 2 y2 होगा दूसरा वक्र है ना बच्चों। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है यार, ये देख लो एक बार मैंने क्या बोला। y1 होगा पहला वक्र, आप डायग्राम में देखो तो y1 मतलब ये पहला वक्र ये है, मतलब सरल रेखा है। तो y1 निकलेगा बच्चों सरल रेखा से, y1 निकलेगा बच्चों सरल रेखा से, ठीक है। और y2 दूसरा वक्र है, y2 निकलेगा दूसरे वक्र से। दूसरा वक्र क्या है हमारा, ये सर्कल है, वृत्त है, तो वृत्त से निकलेगा y2। हम बोलेंगे सिंस हमारे पास समीकरण है x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। बच्चों यहाँ से आप ध्यान दो तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा √4 माइनस x², तो ये हमें y2 मिल गया, ठीक है बच्चों। इसको हम सीधे y1 बोल सकते हैं, y2 केवल बताने के लिए है, दोनों y, लेकिन चूंकि दो वक्र हो गए तो एक को y1 करना पड़ेगा, एक को y2, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो y2 मिल गया हमको बच्चों √4 माइनस x² और dx, √4 माइनस x² और dx, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाए तो अब हमें केवल क्या करना है, अब हमें केवल समाकलन करना है। क्या करना है बच्चों, समाकलन करना है। इसका समाकलन इजीली हो जाएगा, इसमें स्पेशल इंटीग्रेशन का फार्मूला लगेगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसका समाकलन 1/√3 करेंगे बाहर, 1/√3 करेंगे बाहर, और बच्चों समाकलन इंटीग्रेशन 0 to √3 हो गया, और x हमारा dx हो गया, और प्लस बच्चों इंटीग्रेशन √3 से 2 हो गया, √3 से 2 हो गया। अब प्यारे प्यारे बच्चों आप विशेष ध्यान देना है आपको, ये चीज़ हमें फार्मूले के जैसा बनाना पड़ेगा। 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और माइनस बन जाएगा बच्चों x², और क्या हो गया dx हो गया। इसका समाकलन का फार्मूला बहुत इजी है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फार्मूला। तो हम यहाँ पे दो फार्मूले यूज़ करेंगे। पहला फार्मूला हम बोलेंगे सिंस इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर क्या होता है, x पावर n प्लस 1/n+1 और प्लस c, और इंटीग्रेशन ये फार्मूला क्या है बच्चों, स्पेशल इंटीग्रेशन का है 2² माइनस x² dx, 2² कर दिया मैंने, a² माइनस x² dx, अभी अभी लगाया था हमने। क्या होता है, ये फार्मूला होता है बच्चों x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a और प्लस c हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। अप्लाई करें तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। ये x का समाकलन क्या होगा बच्चों, x² होगा, ये हो जाएगा 0 से √3 और प्लस ये क्या होगा बच्चे लोग, ये हो जाएगा x/2 है ना, x के स्थान पे x ही है, तो x/2 होगा, x/2 होगा बच्चों, है ना, x/2 होगा, इसके बाहर में कुछ भी नहीं है, ठीक है, x/2 होगा, और फिर √a² माइनस x² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस x² अब प्लस a²/2 मतलब 2²/2 और साइन इनवर्स x/a मतलब x/2 हो गया। अब ये ब्रैकेट लग जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी, √3 से 2 बन जाएगी। तो इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी है, थोड़ा फेस करना पड़ेगा, इसलिए आराम से करना ताकि मिस्टेक ना हो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आराम से करें हम, थोड़ा समय लगे लेकिन हम सही करें, ये सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल। तो 1/√3 यहाँ पे अपर लिमिट मतलब x के स्थान पे √3, तो √3 का स्क्वायर/2 माइनस लोअर लिमिट मतलब 0/2, ये बन गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर प्लस तो प्लस बच्चों, इसका अपर लिमिट मतलब इस पूरे में x के स्थान पे 2 करना, तो क्या बन जाएगा बच्चों, x के स्थान पे 2/2 और फिर √2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर है माइनस, इसको एक बार सिंप्लीफाई करने के बाद भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपने अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले ही कर दिया है ना। 2 का स्क्वायर माइनस x², x क्या है बच्चों, x है 2 का स्क्वायर और प्लस प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है
यहाँ पे है 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x के स्थान पे 2 अपॉन 2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस बच्चों लोअर लिमिट, तो ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस अगर ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट मतलब x के स्थान पे अब √3, तो √3 अपॉन 2 है ना, x अपॉन 2 मतलब x के स्थान पे √3, तो √3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, प्लस तो प्लस है बच्चों, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 है, और फिर प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x क्या है, x है √3 अपॉन 2, x है √3 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, लो अब करेंगे अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 1 अपॉन √3, और बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है √3 मतलब 3 अपॉन 2, √3 मतलब 3 अपॉन 2। पेन ही खत्म हो गया यार, इतना ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने बच्चे लोग, इसी पे तो लाइक बनता है यार, इतना पढ़ाया कि पेन ही खत्म हो गई आज। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 3 अपॉन 2 बन गया, ये इतना फिनिश, पहला वाला फिनिश। अब प्लस दूसरा वाला ट्राई करते हैं बच्चों, क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल तो 1 आ गया, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया है ना, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल 0 हो गया, ये पूरा तो 0 खत्म हो गया। अब प्लस 1 2 से 1 2 खत्म करेंगे बच्चों, 1 2 से 1 2 खत्म करेंगे तो 1 2 बचेगा, और 2 से 2 खत्म होगा बच्चों, डायरेक्ट ही करते हैं अपन, तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। साइन चलो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा बच्चों। फिर माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ बच्चों क्या है, √3 अपॉन 2 है, और रूट के अंदर 2 का स्क्वायर है 4, √3 का स्क्वायर है 3। ठीक है बच्चों, अब प्लस तो प्लस, 1 2 से 1 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स √3 अपॉन 2 हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। अब अपन चलते हैं एक अलग स्टेप में, है ना बच्चों, अब अपन चलते हैं एक अगले पन्ने में, अब बस लास्ट ही इसका बचा हुआ है। तो बहुत ही कूल माइंड से आपको इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, तो इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 3 अपॉन 2√3 प्लस, है ना, 0 है तो 0 मतलब नहीं, 2 तो 2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है बच्चों पाई अपॉन 2, माइनस के अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो √3 अपॉन 2 होगा, 4 में 3 गया 1 कोई मतलब नहीं है, माइनस से माइनस होगा, और 2 साइन इनवर्स √3 अपॉन 2 कैसे निकालोगे, अपने आप सवाल करोगे कि √3 अपॉन 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो बच्चों होती है 60 की वैल्यू, साइन 60 मतलब पाई अपॉन 3, मतलब ये होगा बच्चों पाई अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ हम बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट, तो साइन इनवर्स 1 है, ये पाई अपॉन 2 है, लेकिन जो साइन इनवर्स √3 अपॉन 2 है ये पाई अपॉन 3 होता है, तो बच्चों हो गया 3 अपॉन 2 अंडर √3, अब प्लस 2 से 2 कैंसिल बच्चों, तो ये क्या बन गया, ये बन गया पाई और माइनस 2 पाई अपॉन 3, पाई को एक साथ कर दिया, और माइनस का √3 अपॉन 2। तो बच्चों पाई को एक साथ सॉल्व करेंगे और संख्याओं को एक साथ सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3 और प्लस का 3 अपॉन 2√3, 3 अपॉन 2√3, 3 अपॉन 2√3, है ना बच्चों, और माइनस का √3 अपॉन 2। अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको अपन, है ना, इज इक्वल टू, इतने को सॉल्व कर लेते हैं बच्चे लोग, इतने को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एलसीएम 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई, है ना, 3 पाई माइनस 2 पाई प्लस, देखो यहाँ एलसीएम लेने की बजाय चाहो तो आप जो करो, चलो एलसीएम ले लेते हैं। वैसे मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच ये रहा था कि आप इस √3 को 3 को √3 इंटू √3 कर देते, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाता बच्चों, तो ये बचता √3 अपॉन 2, ये माइनस √3 अपॉन 2 कैंसिल हो जाता। लेकिन ठीक है आप एलसीएम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम आएगा 2√3 से 2√3 कैंसिल बच्चों, ऊपर है 3 और माइनस 2 से 2 कैंसिल, √3 का √3 से गुणा 3 आएगा, तो वैसे भी 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों 3 पाई में 2 पाई गया तो पाई अपॉन 3 आ गया, 0 हो गया, और वर्ग इकाई हमारा
आंसर है। आंसर मैच होना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। अगर आंसर ही मैच नहीं हुआ तो कोई मतलब है नहीं है फिर, है ना, क्योंकि एरिया अंडर कर्व या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आंसर मैच होने चाहिए π/6। तो इस तरीके से π/3। तो इस तरीके से बच्चों अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आंसर मैच होते गए तो आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन x = a/√2। आपको पता है x बराबर कुछ y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है। द्वारा वृत्त इतने के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतने के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों पिछले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन है। सीधे क्या है, ये समांतर रेखा होगी और वो काटेगी तो क्या होगा, छेदक रेखा द्वारा के छोटे भाग का, जो छोटा भाग बने उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इसका ओवरव्यू आपको दे दूंगा बस, तो आप करते रहना। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो हल करके बोलेंगे, दिया है हल करके बोलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे लोग, ये क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 7। तो हम हल करके बोलेंगे दिया है, क्या बोलेंगे बच्चों, गिवन है। हमें क्या गिवन है प्यारे बच्चों, गिवन है वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण है x² + y² = x² + y² = a²। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये उस वृत्त का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर जाता है और उसका त्रिज्या जो है बच्चों a है। मतलब ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका जो मूल बिंदु से होकर जाता है, नहीं, जिसका केंद्र मूल बिंदु है, सॉरी, इसका केंद्र मूल बिंदु है, जिसका सेंटर ओरिजिन पॉइंट है और रेडियस मतलब त्रिज्या क्या है, a है। और क्या दिया है बच्चों, सरल रेखा, छेदक रेखा दिया है, उसको हम सरल रेखा बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन है ना, सरल रेखा। सरल रेखा दिया बच्चों x = कितना दिया है प्यारे बच्चों, a√3। x = दिया है बच्चों a/√3 ना, a/√2, ठीक है बच्चों, a/√2 इतना दिया हुआ है। तो अब सबसे पहला काम होता है बच्चों, आपको खींचना है ग्राफ। तो इसका ग्राफ तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसका ग्राफ तो y अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो बन ही जाएगा। थोड़ा बड़ा ग्राफ मैं बनाने का प्रयास करूंगा, आप लोग भी ग्राफ ऐसा बना ताकि नॉमिनेशन करने में बच्चों दिक्कत ना हुआ करे। ठीक है, आपसे तो बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा क्योंकि आपके पास इंस्ट्रूमेंट रहेंगे डायग्राम बनाने के लिए। हमें फ्री हैंड बनाना पड़ता है तो इतने सही से नहीं बनते। ठीक है बच्चों, ये हो गया x हो गया, ये x' हो गया, ये y हो गया और ये बच्चों क्या हो गया, y' हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है O0,0 है ना, जो कि इस वृत्त का केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। अब बच्चों त्रिज्या क्या है, a इसका मतलब त्रिज्या a है, मतलब ये रेडियस a, तो ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ये डिस्टेंस a कहलाएगी और ये डिस्टेंस a कहलाएगी बच्चों। मतलब अगर ये पॉइंट a है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0 और ये डिस्टेंस भी a कहलाएगी। तो अगर ये पॉइंट b है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,a। हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट से मतलब है, ठीक है बच्चों, क्योंकि छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये तो क्लियर नहीं है यार कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट से मतलब है, किससे मतलब है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन कहता है प्रथम चतुर्थांश में, नहीं, छेदक रेखा छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हो छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा छोटा भाग तो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों का प्लस होगा, बताता हूँ कैसे। ठीक है बच्चे लोग, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो सर्कल का डायग्राम बन गया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये कौन से स्ट्रेट लाइन है ना। अगर मैं चर्चा करूं थोड़ा सा यहाँ पे, आपको पता है बच्चों कि y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है ना, इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होता है बच्चों, x = b होता है। मतलब x = कुछ होता है। तो अगर x = कुछ है मतलब y अक्ष के समांतर रेखा है, तो x = है कितना, a/√2। तो बच्चों अगर ये a है, अगर ये पूरा a है, a/√2 इससे छोटा होगा ना,
बहुत छोटा होगा, यहाँ कहीं पे होगा बच्चे लोग, यहाँ कहीं पे होगा a/√2। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि ये वो पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस क्या है, a/√2 है। इसकी डिस्टेंस क्या है बच्चों, a/√2 है। तो जो इस पॉइंट से है ना, अगर ये पॉइंट है बच्चों, अगर ये पॉइंट हमने ले लिया C, M ले लिया, चलो M ले लिया, तो बच्चों ये जो पॉइंट होगा इससे कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये डिस्टेंस मैं मान रहा हूँ बच्चों a/√2 और कॉमा 0, a/√2 कॉमा 0। तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन जाएगी जो कि y एक्स के समांतर होगी, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे x = a/√2। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, a/√2 है, मतलब 0 से a/√2। तो अब देखें बच्चों, तो इस स्ट्रेट लाइन ने इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट इससे इधर वाला, एक पार्ट इससे इधर वाला। तो क्वेश्चन ने बोला है कि छोटे वाले पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब हमें ये वाला पोर्शन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ये वाला पोर्शन ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको बिल्कुल पता है कि ये वाला पोर्शन हमें केवल वृत्त की परिधि में एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाने से मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना दें, है ना, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के लिए आप लोग अलग पेन का इस्तेमाल करना, हो सकता है आप डायग्राम में अगर पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हो तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेना, या फिर ब्लू पेन का इस्तेमाल कर लेना आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को बनाने में। तो बच्चों अगर ये पॉइंट P x, y से मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लूँ, और बच्चों इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को मैं अगर 0 से लेके, सॉरी यहाँ पे क्या है a√2 से लेके कहाँ तक मूव करा दूँ, ये पॉइंट क्या है, A है, ये पॉइंट क्या है बच्चों, A है। तो अगर मैं a√2 से A तक मूव करा दूँ बच्चों, तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कहाँ कहाँ मूव होगा, केवल इसका अगला सिरा, ऊपरी सिरा केवल इस वृत्त में मूव होगा, इस सर्कल में मूव होगा। तो मतलब हम अगर इस सर्कल का बच्चों समाकलन a√2 से A के बीच कर दें तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। और चूंकि सिमेट्रिकल डायग्राम है, जितना ऊपरी पोर्शन उतना निचला पोर्शन है, तो हम इतना एरिया निकाल के, है ना बच्चों, इतना एरिया निकाल के प्यारे बच्चों डबल कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। तो हम इसको अब मान लेते हैं बच्चों, ये MA ये P है और इसको हम Q मान लेते हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो अब हम क्या बोलें, अगर आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप करना है, देखो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप तब बनाते हैं जब बात समझ में नहीं आ रही हो। अब चूंकि बात एग्जैक्टली समझ में आ रही है, हमारे एकदम से बात समझ में आ रही है कि बात ये है बच्चों कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप a/√2 से A तक मूव करेगी। तो अगर मैं इस वृत्त के समीकरण से y निकालकर लिमिट a√2 से A तक का समाकलन कर दूं, तो हमें क्लियर बच्चों क्या मिल जाएगा, हमें क्लियर इस पोर्शन का समाकलन मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट की बात है, क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम हम करेंगे बच्चों, चूंकि यह सममित है, हम बोलेंगे चूंकि अभीष्ट भाग मतलब रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड रीजन, है ना। तो चूंकि अभीष्ट भाग जो है x अक्ष के सापेक्ष सममित है। क्या है बच्चों, सममित है। Therefore the required region is symmetrical about x axis। क्या बोलेंगे बच्चों, therefore the required region is symmetrical about x axis। क्या है, अभीष्ट भाग x अक्ष के सापेक्ष सममित है। अतः इसको लिखने से क्या फायदा होता है, हमें एक का निकाल के डबल कर देंगे। अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट भाग बोलें या फिर वक्र क्या बोल दें, हम वक्र बोल दें QMRAPQ, या फिर अभीष्ट भाग बोल दिया। तो अभीष्ट भाग, अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू वक्र क्या है बच्चों, MAPQM का क्षेत्रफल, 2 इंटू वक्र MAPQM का क्षेत्रफल।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी हमें क्या निकालना पड़े, इसको इक्वेशन नंबर मैं क्या कर दूं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दूं और मैं इस वक्र का क्षेत्रफल निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम बोलेंगे कि बिंदु P है ना, बिंदु P x, y से dx चौड़ाई की है ना बच्चों, dx चौड़ाई की आयताकार पट्टी की रचना करते हैं। आयताकार पट्टी की रचना करते हैं। आयताकार पट्टी की रचना करते हैं। बिंदु P x, y से dx चौड़ाई की आयताकार पट्टी की रचना करते हैं। अतः आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल आप सबको पता है। जितना आप लिखना चाहो पट्टी के बारे में लिखो, चाहो ना लिखो, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल अगर नहीं लिखते हो समझ में अच्छे से आना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई y है, चौड़ाई क्या है बच्चों, dx है। अतः वक्र किसकी बात कर रहे हैं, M का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया अतः वक्र का क्षेत्रफल। अभी आपको पता है कि जब भी आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो फिर आयताकार पट्टी को उस रिक्वायर्ड रीजन में, चाहे गए भाग में दी गई लिमिट के बीच मूव कराते हैं। तो पता करते हैं कि आयताकार पट्टी कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x इक्वल टू a/√2, तो आयताकार पट्टी a/√2 से a तक गति कर सकती है। बोलेंगे कि सिंस आयताकार पट्टी x इज इक्वल टू a/√2 से x इज इक्वल टू a के मध्य गति कर सकती है, देयरफॉर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कैन मूव बिटवीन x इज इक्वल टू a√2 टू x इज इक्वल टू a, है ना। और जब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मूव करती है बच्चों तो आयताकार, तो अभिष्ट उस वक्र का क्षेत्रफल हमको मिल जाता है। तो बोलेंगे तो अतः है ना, अतः वक्र क्या है बच्चों, m है ना, वही ना, हमने वही लिया है ना, M का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे लोग, हो जाएगा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का क्षेत्रफल, और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जहाँ तक मूव कर सकती है वहाँ से वहाँ तक का लिमिट लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब y निकालना है। y कहाँ से निकलेगा बच्चों, y निकलेगा हमें सर्कल के क्षेत्रफल से। तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन a/√2 है और फिर a है, y क्या हो जाएगा, बोलेंगे सिंस समीकरण 1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से y मिल जाएगा बच्चों √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y मिल जाएगा बच्चों √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, dx है तो dx लगा दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसका फार्मूला होता है, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, और होता है बच्चों साइन इनवर्स x/a होता है। यहाँ हम बोलेंगे कि सिंस हमें पता है इंटीग्रेशन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बराबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बराबर होता है x/2 और फिर √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x/a प्लस सी, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी क्या करेंगे, हमने लगाई दिया, लिमिट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक a√2 से a तक हो जाएगी, है ना। लिमिट क्या जाएगी बच्चों a√2 से
ए तक हो जाएगी। अब केवल करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करना है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट का मतलब एक्स के स्थान पे ए रखना, तो बन जाएगा बच्चों ए अपॉन 2 बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस ए के स्थान पे ए ही है तो बच्चों एक्स के ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2। अब बच्चों साइन के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे ए अपॉन ए हो जाएगा, एक्स के स्थान पे ए हो गया तो ए अपॉन ए हो गया। अब फिर माइनस लोअर लिमिट का मतलब बच्चों एक्स के स्थान पे ए अपॉन रूट 2 करना, तो एक्स के स्थान पे ए अपॉन रूट 2 करेंगे तो बन जाएगा ए अपॉन 2 रूट 2 बनेगा ना बच्चे लोग, और अंडर रूट ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है ना बच्चों, एक्स के स्थान पे ए अपॉन रूट 2 तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा बच्चों ए स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 2 बन जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। फिर बच्चों प्लस तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 पहले से है, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स के स्थान पे ए रूट 2 तो ए अपॉन एक्स के स्थान पे क्या करना है, ए करना है ना, तो ए कर दिया, एक्स के स्थान पे ए अपॉन रूट 2 करना है तो ए अपॉन रूट 2 कर दिया, तो बच्चों ये ए पहले से था, ये भी हो गया फिनिश। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो चुका है बच्चों, ये पूरा जीरो हो जाएगा, जो कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो है, ये पूरा बन जाएगा बच्चों हमारा जीरो। अब प्लस यहाँ पे है ए स्क्वायर अपॉन 2, और बच्चों साइन इनवर्स ए से ए कैंसिल तो आ जाएगा 1, माइनस है ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन 2 अंडर रूट 2, ए अपॉन 2 अंडर रूट 2। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, वैसे यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर का आधा चला गया तो ए स्क्वायर का आधा बचेगा, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, रूट है तो रूट लगा दिया, एलसीएम 2 आ गया, बन जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, प्लस तो प्लस बच्चों ए स्क्वायर अपॉन 2 है तो ए स्क्वायर अपॉन 2 लगा दिया है ना, ए स्क्वायर अपॉन 2 लगा दिया बच्चों। और यहाँ पे है साइन इनवर्स ए से ए कैंसिल तो आ गया बच्चों 1 अपॉन रूट 2 हो गया, 1 अपॉन रूट 2 हो गया। अब बच्चों दो वैल्यू हमको पता है, हमको क्या क्या पता है बच्चे लोग, हमें पता है लिखेंगे बाद में, हमें पता है बच्चों ए स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, साइन इनवर्स 1 साइन में किसका काम होता है 90 का, 90 को हम पाई अपॉन 2 बोलते हैं, माइनस ए अपॉन 2 अंडर रूट 2 हो गया बच्चों, 2a स्क्वायर में है ना, 2a स्क्वायर में एक ए स्क्वायर है ना, 2a स्क्वायर में एक ए स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन तो बचेगा बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन 2, अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन 2। अब ऐसे प्लस बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2 है, और साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की, मतलब 45 को हम लिखते हैं पाई अपॉन 4। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस हमको पता है कि साइन इनवर्स जो 1 है वो पाई अपॉन 2 है, और जो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 है वो पाई अपॉन 4 है। तो प्यारे बच्चों मिलेगा हमें पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस ए अपॉन 2 अंडर रूट 2, रूट है तो ए स्क्वायर बाहर आएगा और नीचे वाला 2 रूट के अंदर रह जाएगा, और प्लस ये बन जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 दूनी 8 बनेगा। ठीक है बच्चे लोग, अब पाई वाले को एक साथ करते हैं, संख्याओं को एक साथ करते हैं, तो बच्चों देखिए निराज कि मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों को, है ना, तो इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस पाई ए स्क्वायर अपॉन 8, पाई ए स्क्वायर अपॉन 8, माइनस तो माइनस। अब बच्चे लोग मिस्टेक ये हुई थी, रूट था तो ए स्क्वायर से ए बचेगा, अब ये ए और ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चों 2 तो 2 है, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बनेगा 2 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा 8, एलसीएम आएगा हमारा 8, 4 दूनी 8 तो 2 बचेगा, तो 2 पाई ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर और माइनस बच्चों ए स्क्वायर अपॉन 4।
अब देखना बच्चों आंसर में क्या किया मुझे नहीं पता, हो सकता है पूरे में एलसीएम लिया हो, मैंने यहीं पे लिया है केवल, तो हो सकता है कि मैंने मिस्टेक करी है। मिस्टेक नहीं कहलाता, ये सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है अपना अपना। तो 2 पाई ए स्क्वायर, एक और पाई ए स्क्वायर, तो बन जाएगा बच्चों 3 पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 और माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। अब हो सकता है बच्चों आंसर में कुछ और दिया हो, अभी अपन आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 7 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है। 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए स्क्वायर अपॉन 2 और पाई अपॉन 2 माइनस 1। ए स्क्वायर अपॉन 2 और पाई अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है बच्चे लोग, तो लगता तो है कि हमारा आंसर नहीं आया। कहाँ मिस्टेक हुई यार? चलो आप लोग लगाना, और जो ग्रुप है अपना व्हाट्सएप का, उसमें मिस्टेक जो है आइडेंटिफाई करके भेजना। ये आपका होमवर्क रहेगा। बहुत बड़ा वीडियो है ये, वीडियो करीब 1.5 घंटे का हो गया, तो यहाँ पे अब मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा बच्चों, है ना। देख लेता हूँ और सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके अगर हो पा रहा हो तो, अगर हम ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन निकाल भी लेंगे तब भी उतना हमारा नहीं आएगा। हाँ, ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन निकाल लेंगे तब भी हमारा उतना नहीं आएगा। अब देख लो ये वर्ग इकाई, अब थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हुआ होगा, वर्ग इकाई मैं फिर अब अगर नहीं बनेगा तो फिर से लगाऊंगा, इसको क्लास में लगा दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग बच्चे करो, खुद से लगाने का प्रयास करो और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करो। ठीक है बच्चों, अभी 1.5 घंटे का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अभी देख लो, थोड़ा चर्चा कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे लोग अभी क्या है, अभी हमारे पास 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा इसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं कवर कर दूं। आज देखो तो कठिन नहीं, आप खुद से करने का प्रयास करना कि वक्र x = y², निश्चित ही परवलय है, ये पैराबोला है, एवं रेखा x = 4 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल रेखा x = a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब पहले हम क्षेत्रफल निकाल लें और फिर हम क्या बोल दें कि x = a रखने पे हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, मतलब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप परेशान मत होना। 8वां नंबर, ये भी परवलय का है। 8वां नंबर की बात करते हैं, हाँ परवलय का है। परवलय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो अगले वीडियो में ये 4 क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 करने वाला हूँ। तो मतलब अगले 2 वीडियो में ये पूरा एक्सरसाइज अपन फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले 2 वीडियो में आज ही के दिन। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।